10वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा मानव में प्रजनन। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था और हमने देखा कि पुष्पी पौधों का जो जनन अंग होता है वो कौन सा होता है, पुष्प होता है, फूल होता है। और फूल में हमने देखा कि नर युग्मक यानी नर जनन कोशिकाएं और मादा युग्मक यानी मादा जनन कोशिकाएं जो है वो आपस में निषेचित होकर के क्या बनाती है, युग्मनज बनाती है। ठीक, और युग्मनज फिर विकसित होकर के भ्रूण और बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, इसी तरह से मानव में भी लैंगिक जनन होता है। यहाँ पर भी नर जनन कोशिका और एक मादा जनन कोशिका जो है वो आपस में निषेचित होकर के युग्मनज बनाती है, गैमेट बनाती है, जिसको जाइगोट कहते हैं हम। ठीक, और जाइगोट से जो है आगे भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिए कि माता का शरीर इस भ्रूण को पोषण देने के लिए और उसको विकसित करने के लिए अनुकूलित होता है। इसलिए ये भ्रूण जो है ये माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता है और विकसित होकर के जो है वो पूर्ण बेबी बनता है और इस तरह से जो है बच्चे का जन्म होता है। तो आगे इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम मनुष्य की उस उम्र की बात करेंगे, उस आयु की बात करेंगे जिस आयु में उसके शरीर में ये जनन कोशिकाएं जो है वो विकसित होनी शुरू हो जाती है, उनका निर्माण शुरू हो जाता है। और फिर इस आयु में बॉडी में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है नर यानी एक पुरुष के अंदर जो है जनन कोशिकाएं किस तरह से पैदा होती है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, यानी पूरा नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम मादा जनन तंत्र के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास बचता है जो है जनन स्वास्थ्य है। तो अब देखिए कि ये जो पहले दो टॉपिक है यौनारंभ आयु और इसमें होने वाले परिवर्तन और नर जनन तंत्र, ये दोनों टॉपिक हम आज 4th लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए दो टॉपिक है मादा जनन तंत्र और जनन स्वास्थ्य, ये 5th लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यौनारंभ आयु के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की वो एज जिसमें नर में नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु और मादा में मादा जनन कोशिका यानी अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, अर्थात मनुष्य जो है वो प्रजनन के योग्य बनता है, वो एज जो है वो क्या कहलाती है, यौनारंभ आयु कहलाती है। अब देखिए मनुष्य तो क्या कोई भी जीव हो बेशक वो जन्म के तुरंत बाद जो है जनन करने में समर्थ नहीं होता। ऐसा करने के लिए पहले उसके अंदर उसको जो है वयस्क होना जरूरी होता है, उसके अंदर जनन कोशिकाओं का निर्माण होना जरूरी होता है। उसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता जो है वो आनी जरूरी होती है। और लैंगिक परिपक्वता जब शरीर में आती है तो इसमें कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो इन प्राकृतिक परिवर्तनों को हम यौनारंभ आयु में होने वाले परिवर्तन जो है वो कह सकते हैं। और ये परिवर्तन जो है वो 10 से 11 वर्ष के बच्चों में शुरू हो जाते हैं और 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक चलते रहते हैं ये। अब देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा निकलता है, एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि यौनारंभ में आयु में जो है कौन कौन से परिवर्तन मनुष्य में होते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि लड़कों में कौन से परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में कौन से परिवर्तन होते हैं, या सीधा मनुष्य में पूछे तो दोनों में कौन के जो परिवर्तन है वो हमें लिखने होते हैं। तो जैसे कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं, जैसे जो स्किन है, त्वचा जो है वो तेलीय हो जाती है, ठीक, ऑयली सी स्किन हो जाती है और मुहासे वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कांख वगैरह पे जो है कुछ गहरे बाल जो है वो उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक, और अगर लड़कों में देखें तो उनके चेहरे पे दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है, यानी जिसको आवाज का फटना कहते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बेटियों के अंदर भी लड़कियों के अंदर भी जो है कई सारे परिवर्तन होते हैं जिनको मैंने यहाँ नोट्स में लिख दिया है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये सारा है, आप पढ़ सकते हैं। अब आगे आता है नर जनन तंत्र।
और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो आपको चित्र बना करके जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी होती हैं। और कई बार सिर्फ चित्र ही पूछ लेते हैं कि चित्र बना करके विभिन्न अंगों के जो है इसमें नाम लिखने जरूरी होते हैं चित्र के साथ, अदरवाइज सिर्फ चित्र से नंबर नहीं मिलते। तो अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो नर जनन तंत्र के अंदर वृषण है और शुक्रवाहिनी है और कुछ ग्रंथियां हैं जैसे शुक्राशय ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और मूत्र मार्ग जो है, ये इसके मेन पार्ट हैं। ठीक, तो अब हम एक एक पार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जो हमारी बुक में लिखी हुई वही हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले था वृषण। वृषण नर जनन तंत्र का वो भाग होता है जहां पर नर जनन कोशिका यानी नर युग्मक या शुक्राणु जो है वो बनते हैं। ठीक, और वृषण जो है ये उदर गुहा से यानी हमारे शरीर से थोड़ा सा बाहर जो है वृषण कोश के अंदर उपस्थित होते हैं, वहां पर सुरक्षित रहते हैं ये। और वृषण कोश का जो तापमान जो होता है ना बाकी शरीर के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक, और ये तापमान कम क्यों होता है? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो शुक्राणु बनेंगे ही नहीं, और इसीलिए जो प्रकृति ने, ईश्वर ने जो है ये वृषण कोश शरीर से बाहर बनाए हैं। और एक नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वृषण कोश जो है वो उदर गुहा से बाहर क्यों उपस्थित होते हैं? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है जो कि शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। अब ये शुक्राणु यानी नर युग्मक या नर कोशिकाएं की जो संरचना होती है वो ये काफी सूक्ष्म होते हैं। ठीक, और इनमें एक लंबी पूंछ होती है जो मादा जनन कोशिका की ओर जब ये तैर के जाते हैं तो उनको फॉलो करने में, उनको तैरने में जो है पूंछ उनकी मदद करती है। ठीक, उसके बाद आती है वृषण ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है एक विशेष प्रकार का हार्मोन उत्पन्न करती है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो काम है वो एक तो शुक्राणु उत्पादन का जो इसको नियंत्रित करती है। ठीक, और जो लड़कों में हमने यौनावस्था में जो परिवर्तन अभी पढ़ के आए हैं उन परिवर्तनों के लिए जिम्मेवार भी यही हार्मोन है। अब उसके बाद आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होता है कि जैसे वृषण के अंदर से जो है नर युग्मक यानी शुक्राणु जो पैदा हुए उनको आगे मूत्र मार्ग तक पहुंचाना होता है। ठीक, तो ये जो वाहिका जो होती है जो शुक्राणुओं को जो है वृषण से आगे पहुंचाती है उसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। और शुक्रवाहिनी के साथ कुछ ग्रंथियां संबंधित होती हैं जिसमें से एक ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि और दूसरे है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये जो है अपने कुछ स्राव, कुछ लिक्विड जो है माध्यम जो है यहाँ पर इसमें शुक्रवाहिनी के अंदर मिक्स कर देती है जिससे जो है शुक्राणुओं को पोषण भी मिलता है और इनका जो स्थानांतरण आगे जैसे आगे बढ़ने में जो है इनकी मदद भी होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो शुक्राणु तथा ग्रंथियों का जो स्राव है वो मिलकर के जो है क्या बनता है? वीर्य बनता है। और सबसे लास्ट में जो अंग आता है वो है मूत्र मार्ग। तो अब देखिए कि शरीर से जो मूत्र है और वीर्य दोनों का एक ही रास्ता है शरीर से बाहर जाने का। ठीक, और मूत्र मार्ग के प्रोटेक्शन के लिए जो है इसके ऊपर एक मांसपेशियों का एक आवरण होता है, एक कवर होता है। ठीक, जिससे एक शरीर का अंग बनता है जिसको हम शीशन कह देते हैं। तो यहीं से जो है मादा कोशिकाओं की ओर जो है शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि नर जनन तंत्र में जो है मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या काम है। तो आप इसको एक बार अपने बुक में से और पढ़ लें